नुमाश ने इस हकीकत का एतराफ़ कर लिया था कि वो 50% रास्ता भूल चुकी है। ये बड़ी खतरनाक बात थी। हम सहरा में भटकते हुए ख़त्म भी हो सकते थे और अनजाने में इसराइली फ़ौज के हत्थे भी चढ़ सकते थे। मैंने नुमाश से कहा कि वो जहन पर जोर देकर गौर करे कि ये इलाका आगे किस तरफ जा निकलता है। नुमाश गोश्त का सूखा टुकड़ा खा रही थी। नीम अंधेरे में मुझे उसका मुंह चलता हुआ नजर आ रहा था। वो मगरिब की तरफ आसमान पर चमकते हुए कुतबी सितारे की तरफ देख रही थी। फिर कहने लगी, कुतबी सितारा हमारे शुमाल में है। इसका मतलब है कि हम शुमाल की तरफ ही जा रहे हैं और अल दाखिल और रबात के कस्बे शुमाल की तरफ ही हो सकते हैं। हो सकता है कि हम सीधे रास्ते से जरा भटक कर तिरछे होकर चल रहे हों, लेकिन ये कुतबी सितारा हमारी बराबर रहनुमाई कर रहा है। फिर उसने अपनी चादर से मुंह साफ किया और मेरे करीब होकर मेरा हाथ थाम लिया। नुमाश का हाथ खुश्क और गर्म था। बड़ी जज्बाती आवाज में कहने लगी, तुम क्यों परेशान होते हो? अब गैदान के आदमी हमारा पीछा नहीं कर सकते। मैं अपने खामिद से बहुत दूर निकल आई हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया क्योंकि मुझे एक आहट सी सुनाई दी थी। मैं हमतन गोश हो गया। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई छिपकली छत से बरामदे के लकड़ी के फर्श पर गिरी हो। पहले मैं उसे छिपकली की आवाज ही समझा, लेकिन चंद सेकंड के बाद कुछ इस किस्म की आवाज आई जैसे किसी ने लकड़ी के फर्श पर किसी शय को आहिस्ता से घसीटा हो। अब नुमाश भी चौंक पड़ी। उसने सरगोशी में कहा, ये कैसी आवाज थी? मैंने नुमाश के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे उसी तरह खींचता हुआ बैरक के टूटे हुए आधे खुले दरवाजे के अंदर ले गया। अंदर ले जाते ही मैंने उसे फर्श पर बिठा दिया और उसके कान के करीब मुंह लाकर कहा, यहाँ कोई है, खामोशी से इसी जगह बैठी रहो। नुमाश तेज तेज सांस ले रही थी। मैं रेंगता हुआ दरवाजे से आधा बाहर निकल आया। मेरे एक हाथ में खंजर था। मैंने बाहर निकलकर बरामदे में उस तरफ देखा जिधर से आवाज आई थी। अब एक गहरा सन्नाटा छा गया था। किसी जानिब से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरे करीब ही चौखट के अंदर छुपा हुआ कोई झींगर बोलने लगा। मैंने अपना सर नीचे करके बरामदे के फर्श के साथ लगा लिया। मेरी आंखें अब भी अंधेरे में बरामदे के उस कोने की तरफ अंधेरे को चीर कर कुछ देखने की कोशिश कर रही थी जिधर से मैंने दोबारा आवाज सुनी थी। अंधेरे में मैं किसी भी चीज को हरकत करते नहीं देख सकता था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कोने की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मैं एक माहिर कमांडो की तरह बगैर आवाज पैदा किए रेंगता हुआ बरामदे के कोने में पहुंच गया। मैंने सांस रोक रखा था। सर जरा ऊंचा करके बैरक की लकड़ी की बोसीदा दीवार की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। अब सोचने लगा कि हो सकता है ये किसी छिपकली ही की आवाज हो, मगर फर्श पर किसी शय के घसीटने की आवाज कैसी थी? छिपकली के रेंगने की तो आवाज नहीं आया करती। मुझे उस वक्त अपने आप पर उस सांप का गुमान हुआ जो अंधेरी रात में फन उठाए साकित नजरों से अपने दुश्मन को खोजने की कोशिश करता है। मेरी तमाम हिस्सियात उस वक्त कुव्वते समात में आकर जमा हो गई थी। मैं सही मानों में उस वक्त हमतन गोश था। मेरी नजरें अपने आप बरामदे के नीचे बिछी दीवार की तरफ घूम गईं। उधर से एक आहट फिर सुनाई दी। खंजर पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। अगरचे मैं बरामदे में मुंह के बल लेटा हुआ था, मगर मेरे पट्टे तने हुए थे और दुश्मन पर एक सेकंड से भी कम मुद्दत में जस्त लगाने के लिए बिल्कुल तैयार था। उधर लकड़ियों का एक ढेर पड़ा था जो अंधेरे में धुंधला सा नजर आ रहा था। अचानक मुझे म्याऊं की आवाज आई और एक काले रंग की मोटी ताजी बिल्ली लकड़ी के ढेर में से निकलकर तेजी से मेरे सामने से गुजर गई। मेरा तजस्सुस और तनाव काफी हद तक कम हो गया। हो सकता है ये सारी कारस्तानी इस सहराई बिल्ली की हो, लेकिन मैं इतनी जल्दी पीछे नहीं हटना चाहता था। मैं पूरी तसल्ली करना चाहता था। मैं अपनी जगह पर उसी तरह घात लगाए लेटा रहा। ऐन उसी वक्त मुझे अपने पीछे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई भागकर टूटी फूटी बैरक की कोठरी में घुस गया हो। उसके साथ ही नुमाश की चीख फजा में बुलंद हुई। मैं लेटे लेटे अपनी जगह पर से बिजली की तेजी के साथ मगरमच्छ की तरह घूम गया। मैं इस बात का एतराफ करता हूँ कि उस वक्त मैं नुमाश के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालने पर तैयार नहीं था। चुनाचे मैंने उठकर बैरक में घुसने और वहां जो कोई भी था उससे नबर्द आजमा होने की बजाय बैरक के दरवाजे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर दो आदमी थे। एक की आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? ये जुमला इब्रानी में बोला गया था। नुमाश ने एक बहुत बड़ी अक्लमंदी की थी कि चीख मारते वक्त मेरा नाम नहीं लिया था, यानी उसने मुझे मदद के लिए नहीं पुकारा था, सिर्फ चीख मारी थी ताकि मैं खबरदार हो जाऊं और छुपकर दुश्मन पर हमला कर सकूं। इसमें कोई शक नहीं कि नुमाश बहुत समझदार खातून थी। उसका खावत बड़ा अहमक था जो ऐसी अक्लमंद खातून को अपने पास रखने में कामयाब न हुआ। मैंने अपना चेहरा फर्श के साथ लगा दिया। नुमाश ने घबराई हुई आवाज में कहा, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, इसकी तलाशी लो, इसके पास जरूर दौलत होगी, ये घर से भागी हुई औरत लगती है। अब मैंने अपना सर आहिस्ता से आगे करके बैरक में झांका। अंधेरे में मुझे दो आदमियों के हजूले नजर आए। उन्होंने नुमाश को दबोच रखा था। वो फर्श पर पंजों के बल बैठे थे। एक ने नुमाश के कपड़ों की तलाशी ली और फिर वो थैली निकालने में कामयाब हो गया जिसमें हीरे जवाहरात थे। ये जवाहरात नुमाश अपने घर से लेकर भागी थी। इतने जवाहरात पाकर दोनों आदमी एक दूसरे को तकने लगे। उनमें से एक के हाथ में खंजर था, दूसरे ने थैली
थैली के गिर्द रस्सी लपेटकर थैली अपनी आस्तीन के नीचे वाली जेब में डाली और खड़े होते हुए बोला, इसने हमें देख लिया है, ये हमारे खिलाफ ऐनी शहादत दे सकती है। दूसरा आदमी भी खड़ा हो गया। नुमाश फर्श पर सहमी हुई दोनों हाथ अपने सीने से चिमटाए बैठी थी। उस वक्त मुझे उस पर बड़ा तरस आया। खा कितनी अक्लमंद, पुरजोश, मुंह फट और बहादुर हो, एक मुसल्लह मर्द के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। दूसरे मर्द ने आहिस्ता से कहा, इसे यहीं खत्म कर देते हैं। नुमाश ने चीख कर हाथ जोड़ दिए और बोली, तुम्हें मूसा की कसम, मुझे कत्ल न करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने घर जा रही थी कि रास्ता भूल गई। एक आदमी ने जोर से नुमाश को बालों से पकड़कर आगे को खींचा और दूसरे ने उसकी गर्दन पर अपना पांव रखकर उसे नीचे दबा दिया। नुमाश की घुटी घुटी आवाज निकल रही थी, मुझे मत मारो। उनमें से एक चिल्लाया, मेरा मुंह क्या देख रहे हो हरामी, इसको ज़िबा क्यों नहीं करते। अब नुमाश की मदद करना मेरा इंसानी फर्ज था। वो मेरी वजह से या किसी भी वजह से जान से हाथ धो सकती थी और मैं ऐसा होता हरगिज नहीं देख सकता था। मैं सर से पांव तक भूखे शेर से भी ज्यादा गजबनाक हो गया। खंजर मेरे हाथ में था। दूर से निशाने पर खंजर फेंकने की मैं अपनी कमांडो ट्रेनिंग के जमाने में काफी मशक कर चुका था। मैंने लेटे लेटे उस आदमी की पीठ का निशाना लिया जिसके हाथ में हथियार था और जिसने नुमाश की गर्दन पर अपना पांव रखा हुआ था। उसकी आवाज के साथ खंजर कलबाजियां खाता हुआ पलक झपकने में उस आदमी की पीठ में जाकर दस्ते तक घुस गया। मैंने बाद में उसकी लाश को देखा तो वाकई मेरा खंजर बाएं जानिब उसकी पसलियों को चीरता हुआ दस्ते तक फेफड़ों में उतर गया था। यकीनन उसका दिल भी जख्मी हो गया होगा। यही वजह थी कि मेरा खंजर लगते ही उसके मुंह से कोई आवाज न निकली और वो पिछाड़ खाकर पीछे को गिरा। उसे गिरते देखकर उसका साथी एकदम से मुड़ा और इससे पहले कि वो अपनी कमर में लगे हुए खंजर को न्याम से निकालता, मैं उसके ऊपर चीते की तरह छलांग लगाकर उसे दूसरी तरफ फर्श पर गिरा चुका था। उसकी गर्दन मेरे आहनी बाजू के शिकंजे में थी और मेरे एक ही कमांडो झटके ने उसका काम तमाम कर दिया। नुमाश ने अपना खंजर भी निकाल लिया और दूसरे आदमी के सीने में खंजर मारने वाली ही थी कि मैंने उसे आहिस्ता से कहा, ये मर चुका है। वो फर्श पर बैठ गई। उसने अपना सर घुटनों में दे लिया और आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भरने लगी। मैंने जल्दी से दूसरे आदमी की लाश को देखा। वो भी मर चुका था। उसकी पीठ खून में तरबतर हो रही थी। अब मैंने नुमाश को तसल्ली दी और कहा कि ये कोई सहराई कज़ाक थे जो अपने अंजाम को पहुंचे। खुदावंद का शुक्र अदा करो। नुमाश ने सर उठाया। अंधेरे में मुझे उसकी आंखें आंसुओं से तर दिखाई दी। उसने आंसू भरी आवाज में कहा, अलशिकोल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ऐसा न करना, मुझसे बेवफाई न करना। वो मेरे बाजू से लगकर सिसकियां भरकर रोने लगी। मेरी अजब पोजीशन थी। मोहब्बत तो बड़ी दूर की शय है। मुझे उस औरत से इससे ज्यादा और कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसकी मदद से मैं वहां से फरार होकर निकल जाना चाहता था, लेकिन वो मुझे अपनी जिंदगी का महवर बना बैठी थी। उस वक्त हालत ऐसी थी कि कुछ पता नहीं था कि इन दो कज़ाकों के दूसरे साथी भी वहीं कहीं छुपे हुए हों। ये कातिल किस्म के कज़ाक थे और उन्हें सिवाय दौलत के और किसी शय से दिलचस्पी नहीं होती। किसी इंसान को हलाक कर डालना उनके लिए इंतहाई मामूली बात होती है। मैंने नुमाश को झूठी तसल्लियां दी और कहा कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा उसके साथ रहूंगा। झूठ बोलने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, मगर औरत इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है। मैं भी झूठ बोल रहा था, लेकिन मेरे झूठ का उस पर खातिर खा असर हुआ। उसने मेरे हाथ को चूम कर आंखों से लगाया और उठकर जवाहिरात की थैली कमर बंद में उड़स ली। बोली, ये दोनों सहराई डाकू थे। मैंने अक्लमंदी की कि पहली चीख में तुम्हारा नाम न लिया। मैं चाहती थी कि तुम मेरी आवाज सुन लो, मगर तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई। तुम वाकई बड़े बहादुर मर्द हो। काश मेरा खामद भी ऐसा होता, फिर शायद मैं उसे कभी न छोड़ती, मगर वो तो बुज़दिल था। मैं कोठरी के अंधेरे में दोनों लाशों की तलाशी ले रहा था। उन्होंने बोसीदा सी अमरीकी जैकेटें पहन रखी थी। जेबों से सिवाय सिक्कों के और कुछ न निकला। एक कज़ाक की जेब से एक लाइटर और एक मुड़ा तोड़ा हुआ सिगरेट निकला। मैंने नुमाश की मदद से दोनों लाशों को तंगो तारीख बोसीदा बैरक के अंधेरे में कोने में ढेर कर दिया। फिर नुमाश को उसी जगह ठहरने की हिदायत की और ये देखने के लिए कि उन लोगों का कोई तीसरा साथी भी तो इर्द गिर्द नहीं है, बाहर बरामदे में निकल आया। मैं अब भी फर्श पर रेंगता हुआ उसके दूसरे कोने की तरफ गया जहां हमने अपनी ऊंटनी को बांध रखा था। अंधेरे में ऊंटनी एक छोटे से टीले की तरह लग रही थी। चारों तरफ रात खामोश थी। मैं बरामदे की दूसरी तरफ निकल गया। यहाँ आगे लीजन पोस्ट की लकड़ी की टूटी फूटी हुई दीवार आ गई। जाहिर है ये लोग सहरा में मार धाड़ करते इक्का दुक्का मुसाफिरों को लूटते हुए उस पोस्ट तक आए होंगे और पैदल नहीं आए होंगे। उनके ऊंट या खच्चर भी जरूर कहीं आसपास ही होंगे। बहुत जल्द ये मुअम्मा भी हल हो गया।
पोस्ट की अकबी जानिब एक छोटे से टीले के पास एक ऊंट या ऊंटनी बैठी जुगाली कर रही थी। मैं उस तरफ रेंगते रेंगते रुक गया और आंखें फाड़ फाड़ कर ऊंट की तरफ देखा। उसके करीब मुझे कोई तीसरा कज़ाक नजर न आया। हो सकता है ये दो ही कज़ाक हों। खंजर मैंने एक बार फिर अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं कोहनियों के बल रेत पर अंधेरे में ऊंट की तरफ बढ़ा। करीब जाकर एकदम से उठा और छलांग लगाकर ऊंट की दूसरी तरफ जा कूदा। ऊंट उस आफते नागहानी से थोड़ा सा घबराया। उसने अपनी लंबी खमदार गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, हल्के से बिलबिलाया और दोबारा गर्दन फेर कर जुगाली शुरू कर दी। जब मुझे यकीन हो गया कि वहां और कोई नहीं है तो मैं ऊंट के पास आ गया। ऊंट एक बड़ा अजीबोगरीब जानवर है। ये इंतहाई वफादार और इंतहाई शफ़ाक होता है। वो अपने मालिक और दुश्मन को बड़ी आसानी से पहचान लेता है। अगर खुद मुसीबत में हो तो दुश्मन को कुछ नहीं कहता। बड़े सब्र तहम्मुल और कीना परवरी के साथ उसके हमरा मुसीबतें झेलता हुआ सफर करता रहता है। लेकिन जो ही उसे अपने जिंदा बच रहने के आसार नजर आते हैं, वो मौका मिलते ही दुश्मन पर हमला कर देता है। ऊंट गोश्तखोर जानवर नहीं है, लेकिन वो अपने दुश्मन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें हड़प कर जाता है। मैंने एहतियात के साथ ऊंट के पीछे से आकर उस पर बंधी हुई जीन यानी रख्त को छुआ। ये पुराने कंबल जोड़कर बनाया गया था और उसकी एक जानिब पानी की छागल और दूसरी जानिब बड़ी सी पोटली लटक रही थी। मैंने दोनों चीजें इंतहाई एहतियात के साथ रख्त पर से उतारी और उन्हें उठाकर नुमाश के पास आ गया। नुमाश बरामदे में झुके हुए सुतून के पास अंधेरे में बैठी अपनी जवाहरात की पोटली खोले शायद उन्हें गिन रही थी। मेरी आहट पाकर उसने जल्दी से पोटली कमीज के नीचे कर ली। मुझे देखा तो पोटली फिर निकाल ली। मैंने पानी की छागल उसके पास रख दी और दूसरी पोटली खोलने लगा। उनका कोई और साथी मुझे जहां नजर न आया था। एक ऊंट पीछे बैठा जुगाली कर रहा है। ये चीजें ऊंट पर लदी हुई थी। उनकी पोटली में मीठी रोटी के 10-12 मोटे मोटे टुकड़े थे जो जैतून के तेल में पकाई गई थी। नुमाश ने आधा टुकड़ा तोड़कर चखा और कहने लगी, ये किसी औरत ने पकाई हैं। जरूर इनकी कोई औरत भी साथी होगी। मैं दूसरा टुकड़ा उठाकर खाने लगा। रोटी मीठी थी और उसमें किशमिश भी डाली गई थी। मैंने पानी की छागल और मीठी रोटियों की पोटली को अपनी ऊंटनी की रख्त पर बांध दिया और लपक कर नुमाश के पास बरामदे में आ गया। नुमाश अपनी जवाहरात की रेशमी पोटली को अपनी कमीज के अंदर कमर के साथ बांध रही थी। मैंने उसे कहा कि कहीं उसके जवाहरात हमें किसी नई मुसीबत में मुब्तला न कर दें। उसने जवाहरात की पोटली कमर के साथ उड़स दी और मेरे हाथ को अपनी गर्म और खुश्क हथेलियों में थाम लिया। फिर बोली, अलशिकोल, मैं इन्हें कंकरियां समझकर फेंक दूंगी। तुमसे बढ़कर मेरे लिए दुनिया की कोई शय इतनी कीमती नहीं है। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ खींच लिया और उठते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि मुझे इस पोस्ट का चारों तरफ से एक बार जायजा लेना चाहिए, तभी मैं चैन से यहाँ बैठ सकता हूँ। नुमाश मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच रही थी। वो मुझे अपने से अलग नहीं करना चाहती थी, मगर मैं लीजन पोस्ट का एक सर्वे जरूर करना चाहता था। मैंने उसे कहा कि अभी 1 सेकंड में आता हूँ और बरामदे के कोने की तरफ जाकर आहिस्ता से नीचे रेत पर कूद गया। ये वो जगह थी जहाँ लकड़ियों का ढेर पड़ा था और जहाँ से काली बिल्ली म्याऊं करके भागी थी। मैं नीम तारीकी में चलता हुआ पोस्ट की लकड़ी के सुतूनों वाली मुनहदिम दीवार के पास आ गया। यहाँ किसी जमाने में एक लीजन पोस्ट का दरवाजा होता होगा, क्योंकि यहाँ जगह खुली थी और लकड़ी का एक सुतून भी था। मैं चलता चलता दीवार के अंदर ही अंदर बरामदे के सामने की तरफ चला गया। वहां से सहन का पूरा चक्कर लगाया। उसके बाद दीवार के बाहर चला गया। बाहर से भी पोस्ट का एक पूरा चक्कर लगाया। ये बात साबित हो गई कि वहां और कोई नहीं था। मैं वापस नुमाश के पास आ गया। अब रात ढलना शुरू हो गई थी। नुमाश बरामदे के सुतून के पास फर्श पर घुटने सीने से लगाए सो रही थी। वो बिल्कुल किसी बच्ची की तरह लग रही थी। नींद ने अचानक उस पर हमला कर दिया था और वो हल्के हल्के खर्राटे ले रही थी। नींद मुझे भी आ रही थी, मगर ये जगह अभी खतरे से खाली नहीं थी। यहाँ कुछ भी हो सकता था। अगर ये 2 कज़ाक आ गए तो मजीद भी आ सकते हैं। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि ये जगह महफूज है। हम सहरा के बीच में किसी टीले की ओट में होते तो मैं जरूर सो जाता, लेकिन उस हालत में नहीं सो सकता था। मैं बरामदे में ही टांगे नीची करके बैठ गया। रात काफी खुनक थी। नुमाश जिस अंदाज से सिमटी सिमटाई हुई सो रही थी, लगता था कि उसे सर्दी लग रही है। मैंने अपनी नीली चादर भी उस पर डाल दी। अपनी जगह पर आकर बैठ गया और अपने हालात पर गौर करने लगा। मैं कहाँ से चला था और कहाँ पर आ गया हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या कुछ होने वाला था, क्योंकि मैं खतरे के इलाके से किसी तरह भी बाहर नहीं था। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया होगा और ये हो ही नहीं सकता था कि वो मेरा ताक़ुब न कर रहे हों। इस एतबार से मेरा यहाँ बल्कि किसी भी जगह रुकना मुनासिब नहीं था, बल्कि मेरे हक में हलाकत खेज साबित हो सकता था। मैं उस दुश्मन सहरा से निकलकर बहुत जल्द हैफा पहुंचना चाहता था। दुश्मन के एक बड़े शहर में छुपना आसान होता है, जबकि खुले सहरा और छोटे कस्बे में हर वक्त पकड़े जाने का खतरा रहता है। यही सोचते सोचते मुझे भी नींद ने आ लिया। रात अभी मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 घंटे बाकी थी। मैंने सोचा कि ये 2 घंटे सो जाना चाहिए। मैं वहीं बरामदे के गर्दालू
आलूद फर्श पर लेट गया। जब आंख खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। ख्वाब जैसी कैफियत में मुझे नुमाश के बालों में लगे हुए तेल की खुशबू महसूस हुई। आंखें झपका कर देखा, नुमाश मेरे ऊपर झुकी हुई मुस्कुरा रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। नुमाश ने पानी की छागल और मीठी रोटी वाली पोटली मेरे आगे रख दी। फिर बोली, मैंने अपना हिस्सा खा लिया है, ये तुम्हारा हिस्सा है। तुम बहुत गहरी नींद सो रहे थे। मैं बरामदे से नीचे उतर आया, चारों तरफ एक गहरी निगाह डाली। ये वाकई एक तबाह हाल वीरान पोस्ट ही थी। सहन के सामने एक जगह पत्थर जोड़कर दायरा सा बना दिया गया था, जहां लीजन के यूनिट का झंडा लहराता होगा। मैंने जल्दी जल्दी मीठी रोटी का एक टुकड़ा खाया, छागल में से 4 घूंट पानी पिए और लाशों वाले कमरे में गया। नुमाश ऊंटनी के पास खड़ी जीन को अच्छी तरह से कस रही थी। दोनों सहराई कज़ाकों की लाशों ने बदबू देनी शुरू कर दी थी। सहराई चूंटियों की 2 लंबी कतारें अंदर की तरफ यलगार कर रही थीं। मैं बाहर निकल आया। उन डाकुओं का ऊंट गायब था। खुदा जाने वो रात को किस वक्त उठकर जिधर मुंह उठा भाग गया था। वैसे भी ऊंट हमारे लिए बेकार था। हम उसको इस्तेमाल करने की गलती कभी नहीं कर सकते थे। हमने तैयारी की। दिन शीशे की तरह रोशन था। धूप में अभी गर्मी नहीं आई थी। उसकी किरणें सहरा में तिरछी पड़ रही थीं। नुमाश ने ऊंटनी के रख्त की जीन को अच्छी तरह कस दिया। मैंने उसे अगली नशिस्त पर बैठने में सहारा दिया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैं जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गया। नुमाश ने बाग संभाली और उसे अपनी दाहिनी रान से हल्का सा टहूका देकर हल्क से खास आवाज निकाली। ऊंटनी उठ खड़ी हुई। नुमाश ने उसे बाएं जानिब मोड़ दिया। लीजन पोस्ट के सहन का निस्फ चक्कर लगाने के बाद हम उस वीरान फौजी चौकी से बाहर निकल आए। नुमाश ने कुतबी सितारे की समत को जहन में रखा था। चुनाचे हम सहरा में उधर ही को निकल खड़े हुए। ऊंटनी नपी तुली रफ्तार से चली जा रही थी। धूप में शिद्दत आने लगी। सहरा एक बार फिर गर्म होकर तपने लगा। आगे सहरा नाहमवार था। कभी रेत की गहरी घाटी आ जाती। हमने नीली चादरों से गर्दन तक मुंह और सर ढांप रखा था। गर्मी शिद्दत पकड़ती गई, मगर हमने सफर जारी रखा। दोपहर को हम खुशकिस्मती से एक छोटे से नखलिस्तान में पहुंच गए, जहां पानी का एक छोटा सा चश्मा था। हमारी जान में जान आई। ऊंटनी को जी भर के पानी पीने को और झाड़ियों के पत्ते खाने को मिले। हमने जहां कुछ देर आराम किया, उस जगह हमें पहली बार सहरा में शुमाल मगरिब को ही जाता हुआ एक रास्ता मिल गया, जिस पर पहले से गुजरे हुए ऊंटों के पांव के निशानात मौजूद थे। नुमाश ने खुश होकर बताया कि ये काफिले का रास्ता है और हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। आगे जरूर अल दाखिल आएगा, और ऐसा ही हुआ। शाम से कुछ पहले हमें दूर एक कस्बे के सफेद मकानों के आसार नजर आने लगे। नुमाश बहुत खुश थी। उसने कहा, हम अपनी मंजिल के पहले पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। ये अल दाखिल का कस्बा है, जहां से हमें रबात को जाने वाला कोई काफिला मिल जाएगा। मैं फिक्रमंद था कि आगे आबादी आ रही है, कहीं मेरे लिए कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। आबादी में मेरे लिए कई मुश्किलात पैदा हो सकती थी। ऊंटनी कस्बे की तरफ बढ़ रही थी। कस्बे के बाहर दरख्तों के नीचे कुछ खाना बदोशों के खैमे नजर आए। अभी सूरज पूरी तरह गुरूब नहीं हुआ था। खाना बदोश औरतें आग जलाने और रोटियां पकाने की जतन कर रही थीं। हम उनके करीब से गुजर गए। किसी ने हमारी तरफ तवज्जो न दी। मैंने नुमाश से कहा कि इसी जगह रुक जाते हैं। मैं कस्बे में दाखिल होने से गुरेज कर रहा था। नुमाश बोली, तुम फिर घबराने लगे। परेशानी की कोई बात नहीं, मेरे खामद के आदमी अब कभी हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। हम कस्बे के किसी मकान में जाकर ठहरेंगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उस कस्बे का नाम अल दाखिल ही था। नुमाश बड़ी महारत से सहरा में सफर करती हुई मुझे वहां तक ले आई थी। ये कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं था। 150 कच्चे मकान थे। आबादी के एक जानिब कुछ खेत और 2 एक फलों के बाग थे, जहां चश्मे से ठंडा पानी खेतों को सैराब कर रहा था। चंद एक यहूदी किसान काम कर रहे थे। नुमाश उस गांव में पहले भी आ चुकी थी, मगर जहां उसका कोई वाकिफकार या रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए वो भी मुतमईन थी। हमने अंगूर के एक बाग के पास खजूर के दरख्तों तले ऊंटनी को रोका और नीचे उतर आए। बाग के चश्मे में से एक छोटा सा नाला निकलकर करीब से बहता हुआ गुजर रहा था, जहां हमने मुंह हाथ धोया, पानी पिया, रोटी के 1-2 टुकड़े खाए और ताजा दम हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।